बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट, या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। ना जाने क्या मुसीबत है, 1 घंटा हो गया है सुनते सुनते। भाई अल्लाह ही हाफिज है, काम करने थोड़े आते हैं, टाइम पास करने आते हैं यहाँ पर। किसी का एहसास ही नहीं है। अभी थोड़ी देर के बाद खाने पे उठ जाएंगे। हम लोग इसी तरह इंतजार करते रहेंगे। क्या बात है? सर वो मैं अपने वालिद के पेंशन और वाजिबात की मालूमात लेने आई हूँ। बेबी, ये रिसेप्शन नहीं है, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मुश्ताक! मुश्ताक! जी साहब। ये अंदर कैसे आई और तुम कहाँ थे? मैं साहब वो रिकॉर्ड रूम में था। चले जी आप बाहर। सर वो मैं जो कुछ पूछना है मुझसे पूछ लेना, अभी बाहर चले आप। जिसको देखो मुंह उठा के अंदर आ जाता है, सबको ही जल्दी है और हम जैसे फारिग बैठे हुए हैं। चले बाहर, बाहर चले आप। चलिए मुश्ताक भाई बैठ जा भाई आराम से। वैसे दिमाग गर्म हुआ हो मेरा, एक अकेली जान और दुनिया भर के काम। चलो बाहर। लगता है आप यहाँ पहली मर्तबा आए हैं। जी हाँ। इसीलिए यहाँ के अदब व आदाब और तरीक़ेकार से नावाकिफ हैं। आपने देखा हर ऑफिस के सामने 2-4 लोग बैठे हैं और वो सब अपने अपने कामों से आए हैं और वो सारे के सारे कारे सरकार से अच्छी तरह वाकिफ हैं। लेकिन यहाँ तो लोग उम्र गुजर जाने के बाद आते हैं। इस कम उम्री में तुम इस ऑफिस में कैसे आई? मैं भी सुबह से घूम रही हूँ, यहाँ पर कोई ठीक से जवाब ही नहीं देता। मैं हूं ना जवाब देने के लिए। इस पूरे दफ्तर का हर काम मुझ नाचीज के हाथों से हो के आगे बढ़ता है। सर वो मुश्ताक भाई, सबका भाई। तुम चाहो तो मुझे अंकल भी कह सकती हो, लेकिन बस मुश्ताक लगाना जरूरी है। जी जी ठीक है मुश्ताक अंकल। वैसे तुम्हारा मसला क्या है? मेरे वालिद ट्रैफिक पुलिस में थे। यहाँ तो सब पुलिस वालों का ही काम आता है। तुम मसला बताओ। 3 महीने पहले लाल चौक पर ड्यूटी के दौरान वो शहीद हो गए। ये उनके डॉक्यूमेंट्स हैं। तुम्हारे घर में तुम्हारा बड़ा भाई या कोई मर्द नहीं है? भाई छोटा है मेरा। और वालदा? वो अभी इद्दत में है। बेटा यहाँ हर फाइल मुश्ताक भाई के हाथों से होके आगे बढ़ती है, लेकिन कलीम अहमद नाम की कोई फाइल अभी तक नहीं आई। कहाँ से आएगी फाइल? थाने से। इलाके का थाना रिपोर्ट बनाकर देगा तो कार्रवाई का आगाज होगा। मगर मुश्ताक अंकल, सबके सामने ही मेरे वालिद साहब शहीद हुए थे। वो तो ठीक है, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट थाने से आती है। जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएगी काम आगे नहीं बढ़ेगा। मुश्ताक साहब, कब तक इंतजार करना पड़ेगा? बड़े साहब, मैंने बताया ना आप कि साहब अभी मसरूफ है। फारिग हो जाए तो सबसे पहले आप ही को भेजूंगा। बैठ जाइए आराम से।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहाँ रह गई थी, इतनी देर लगा दी तुमने? ये क्या हालत बना रखी है? कुछ खाया तुमने? बताती हूँ अम्मी, सब बताती हूँ। एक फोन ही कर देती तुम मुझे। बैलेंस ही खत्म हो गया था, मुझे ख्याल ही नहीं रहा इस बात। अच्छा तू आराम से बैठ, मैं कुछ खाने को देखती हूँ। रहने दे अम्मी, पहले ही तुम धक्के खाकर आ रही हो कि अब कुछ खाने का दिल नहीं है। ऐसे कैसे रहने दो, तुम जाओ मुँह हाथ धो लो, मैं करती हूँ कुछ खाने के लिए। बेटा तुझे थाने नहीं जाना चाहिए था। मम्मी थाने इसलिए गई थी, खुद जाकर कहूंगी ना तो जल्दी फाइल बना देंगे। और फिर ये वही थान था जहाँ पर अब्बा ने सारी उम्र गुजारी है। लेकिन अब वहाँ तुम्हारे अब्बा नहीं है। मगर अब्बा को सब जानते तो है ना। और हाँ अम्मी, वहाँ सब अब्बा को कलीम अहमद के नाम से कम और नेक मोहम्मद के नाम से ज्यादा जानते हैं। अब्बा का नाम नेक मोहम्मद था। नेक मोहम्मद उनका नाम नहीं, उनका किरदार था। बड़ी गर्मी है। वैसे इतनी ईमानदारी भी अच्छी नहीं होती कि पहली से पहले इंसान की जेब खाली हो जाए। अरे यही तो मेरी पहचान है। अल्लाह समझे इन औरतों को। ठीक कहते हैं वैसे आप। आखिरी तारीखों में ये खाली जेब और ये 70 रुपए ही आपकी पहचान है। अरे बेवकूफ, ईमानदारी, दियानतदारी और फर्ज शनासी, यही मेरी पहचान है। अच्छा बात सुने, आइंदा से ना आप मुझे बेवकूफ नहीं बोलिएगा। ये आपके साथ रह रह के ही मैं बेवकूफ हो गई हूँ। चलो मान लिया। तुम्हें पता है सारा डिपार्टमेंट मुझे किस नाम से पुकारता है? खाली जेब वाला पुलिस वाले ही कहते होंगे, और क्या कहते होंगे? जी नहीं, मेरे किरदार की वजह से मुझे नेक मोहम्मद कह के बुलाते हैं। नेक मोहम्मद इधर आ जाओ, नेक मोहम्मद ये फाइल इधर रख दो, नेक मोहम्मद ये काम कर दो, समझी? नेक मोहम्मद, नेक मोहम्मद, मुझसे आगे पूछे ना कोई कितने नेक मोहम्मद हैं आप। भाई मेरा तो दिल चाहता ना तेरा नाम भी नेक बीबी रख दूं, तू भी तो मिलती जुलती है। अच्छा बात सुन, एक कप चाय ले आइयो। ये था तेरे बाप का किरदार। मैं तो सब जानती हूँ, क्योंकि सारा जमाना जानता है। जब सब जानते हैं तो थाने वाले फाइल बनाकर क्यों नहीं दे देते? 1 महीना रह गया है, मेरी इद्दत खत्म हो जाएगी तो मैं चलूंगी तेरे साथ। तो आयो साहब भी कह रहे थे ना, इस सब काम आपके नाम पर होगा, लेकिन घर कैसे चलेगा? तू फिक्र मत कर, जैसे तैसे ये महीना भी निकल जाएगा। जब मैं तेरे साथ चलूंगी ना, पेंशन का भी हो जाएगा और रकम भी मिल जाएगी। तुम जाके अब आराम करो।
मौला 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 यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, यूं ही जल जाएंगे, यूं ही मिट जाएंगे, आतिशे इश्क में राख हो जाएंगे। बेटा तुम कलीम अहमद की बेटी हो? जी चाचा। क्या हुआ बेटा कलीम भाई की पेंशन का? आसरा दिला रहे कि मिल रही है। ऐसा लगता है जैसे ये अब्बा मरहूम का डिपार्टमेंट ही नहीं है। बेटा ये मुझे खुद टेंशन है, ये इदारा हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों के साथ क्या करेगा? जो करना है करने चाचा, अल्लाह की साथ बहुत बड़ी। क्या कहा पेंशन ब्रांच वालों ने? कोई रिश्वत मांगी है क्या? अब तो ये हाल है कि अपना हक लेने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ रही है। और अब्बा के मरने के बाद घर का चूल्हा 4 दिन तक नहीं जल। बेटा मुझे मालूम है कलीम अहमद उर्फ नेक मोहम्मद ने पीछे क्या छोड़ा है। अल्लाह इसका अजर देगा, वरना हमारे इदारे के लोग तो अब्बा के डिपार्टमेंट के लोग गिद्ध बन गए। वो लोग इंतजार करते हैं कि कोई मरे और उसके पीछे रह जाने वालों के नोच नोच के गोश्त खा सके, नोच के खा सके। चलो बेटा मैं दुआ ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। कोई भी लड़की जब जवानी की दहलीज पे कदम रखती है तो उसकी ये उम्र ख्वाहिशों, तमन्नाओं और सुनहरे ख्वाब देखने की उम्र होती है। तो फिर समीना जैसी नरम और नाजुक लड़की जो अभी जिंदगी की सर्द और गर्म से मुकम्मल तौर पे नावाकिफ थी, वो फिर सुबह और शाम सरकारी इदारों के चक्कर क्यों लगा रही थी? आपके वालिद ट्रैफिक पुलिस में थे? जी हाँ, वो ट्रैफिक पुलिस में थे और ड्यूटी पर ही वो शहीद हुए थे। आमतौर पे ये देखने में आया है कि जब ट्रैफिक पुलिस वाले अपने घर लौटते हैं तो उनकी जेबें नोटों से भरी हुई होती हैं, लेकिन आपके हालात देख के मुझे ऐसा नहीं लगता। आप ठीक कहती हैं, बल्कि सब यही कहते थे, लेकिन मेरे वालिद साहब चंद उन पुलिस वालों में से थे जो सिर्फ हलाल को हलाल समझते थे। अब आप कुछ भी कहें, हमारे घर जो भी आता है वो यही कहता है। लगता नहीं है तुम्हारे शौहर पुलिस में है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अब्बा। बेटा मैं ट्रैफिक पुलिस में हूँ। और तुमने ट्रैफिक पुलिस का मशहूर लतीफा नहीं सुना? अब्बा मैंने नहीं सुना, मुझे सुना है। एक शख्स अपने बेटे को नजूमी के पास लेके गया ताकि उसका मुस्तकबिल मालूम कर सके। अब्बू नजूमी सब बता देते हैं। तुम तो चुप हो जाओ। अब आप बताएं, फिर क्या कहा नजूमी ने? बस तू अपने बाप के चुटकुलों पर चस्के लेते रहे। नजूमी ने उसको बताया कि तुम्हारा ये बेटा जो है ना बड़ा ही मुकद्दर वाला है, इसके आगे पीछे गाड़ियां ही गाड़ियां होंगी। जब वो लड़का बड़ा हुआ ना तो ट्रैफिक में कांस्टेबल भर्ती हो गया। और पता है वो बच्चा कौन था? कौन? मैं था। खैर अब ऐसा भी नहीं है, आपके अलावा सबके पास गाड़ियां भी हैं और भी बहुत कुछ है, और वो भी 2-2। मेरे दोस्त के अब्बू पुलिस में है, उनके पास इतनी लंबी गाड़ी है, वो भी चमकती धमकती। बेटा तुम ठीक कहते हो, गाड़ी लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है और तनख्वाह में गाड़ी नहीं आती। आखिर सारी दुनिया ने भी तो ली हुई हैं गाड़ियां। नहीं ठीक कह रही हो, लेकिन इसके लिए अपना ईमान बेचना पड़ता है और मैं इन बच्चों को हराम का एक लुकमा भी नहीं खिला सकता। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। तुम्हारी यही तो खूबी है। कब में गुजारा कर लिया,
लेकिन अब्बा ने कभी भी नाजायज कमाई के बारे में सोचा भी नहीं। ये भी वही कर सकता है जिस पे अल्लाह का खास करम हो, वरना उनके लिए ये करना भी कोई मुश्किल काम नहीं था। वो कहते थे कि आपको मौका मिले और फिर भी आप बुराई ना करें, वही कमाल है। और अम्मी ने भी कभी उन्हें मजबूर नहीं किया। आपकी अम्मी की भी बड़ाई है, वरना इंसान इस तरह के काम तभी करता है जब घर वालों की फरमाइशें या ख्वाहिशात बढ़ती जाएं। यही वजह है कि उनकी मौत के बाद भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके वालिद की शहादत तो एक स्पेशल केस है, उसका फौरी तौर पे कोई हल निकलना चाहिए था। होना तो चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तसल्लियां और वादे तो बहुत मिले, लेकिन हक अभी तक नहीं मिला। जिस दिन ये वाकया पेश आया, उस दिन की कोई खास बात जो आपको अपने वालिद की याद हो? मेरे बाबा बहुत खुश मिजाज थे। वो सुबह मैं कैसे भूल सकती हूँ। वाह भाई, नई वर्दी तो बड़ी अच्छी लग रही है। अरे भाई क्यों नहीं जचेंगे, आखिर हक हलाल के पैसों की है और पूरे 3 महीने पैसे जमा किए मैंने इसके लिए, फिर कहीं जाके ये वर्दी सिलवाई है मैंने। लाओ। बहुत अच्छे लग रहे हैं अब्बा। अच्छा नाश्ता ले आओ। अरे क्यों नहीं बेटा, बिल्कुल। अरे नहीं, तुम बैठो अब्बा के साथ अपने, मैं लेके आती हूँ नाश्ता। अरे भाई नाश्ता जो है ना वो बेटी के हाथ के अच्छा लगता है। वाह भाई, बेटी क्या बड़ी हो गई, मेरे तो हाथ में मजा ही खत्म हो गया। अरे अम्मी आप दोनों बैठे, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नाहिद बेगम तुम क्यों नाराज होती हो, सारी जिंदगी तुम्हारे ही हाथ का खाए और आखिर तक तुम्हारे ही हाथ का खाऊंगा। ये तो बस बातें ही हैं, काम के वक्त तो बेटी नजर आती है आपको। इसलिए कि बेटियां जो है माँ बाप के घर मेहमान होती हैं, उन्हें जितना चाहे प्यार दे दो या ले लो, कमी होता है, समझी। अच्छा मैं चलता। अरे बेटा नाश्ता लगा दिया? चलो आजा। हाँ भाई बेटा, इंटर तो तुमने कर लिया, अब इसके बाद क्या करने का इरादा है? अब्बा बस जैसे रिजल्ट आता है तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगी। गुड। बस रहने दो, बहुत पढ़ लिया इसने, इसकी शादी की तैयारी करो। अरे भाई शादी भी हो जाएगी, बेटी पढ़ना चाहती है ना तो उसे पढ़ने दो। औरत के मुकद्दर में हंडिया रोटी ही होती है, बेटों को पढ़ाया जाता है, उनको करनी होती है नौकरियाँ। अम्मी हंडिया रोटी तो मैं अभी भी कर लेती हूँ, तालीम कोई काम से थोड़ी रोकती है। जी हाँ, और बेटियां बेटों से कम नहीं होती। नाहिद बेगम, जिंदगी खुदा देता है और उसे गुजारने के असबाब भी वही पैदा करता है, लेकिन तालीम जीने का सलीका देती है, शऊर देती है, नहीं तो तुम्हारी जैसे रह जाएगी। क्यों, मुझे क्या हुआ है, मैट्रिक किया है मैंने भी। वो तो नजर आ रहा है। अच्छा मैं चलता हूँ भाई, दुआ करना। इसमें कहने की क्या बात है, मैं तो रोज ही करती हूँ। अच्छी बात है, वरना हम पुलिस वालों की भी जिंदगी क्या जिंदगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। एक क़यामत थी जो शहीद कलीम अहमद के घर वालों पे गुजर गई। अल्लाह ने वक्त के साथ साथ उनको सब्र तो दे दिया, लेकिन जिंदगी के इम्तिहानात अभी बाकी थे।
अम्मी, सारे डिब्बे खाली पड़े, ना दाल है ना कोई मसाला, घी पड़ा हुआ है थोड़ा सा। बताएं क्या पकाऊं? बेटा डब्बों में कुछ डलेगा तो निकलेगा ना। असद कहाँ है? अंदर कमरे में। असद, बेटा जो सामान चाहिए इसको लिख के दे दे, शकूर की दुकान से ले आएगा। बेटा उसको कहना कि अब्बा के जैसे पैसे मिल जाएंगे ना हम सब चुका देंगे। भाई अम्मी मैं नहीं जा रहा, वो ऐसी उल्टी सीधी बातें सुनाता है। चल मैं तेरे साथ चलती। हाँ तू चली जाए इसके साथ, वैसे भी एक हफ्ते में इद्दत खत्म हो जाएगी ना, तो जल्दी पैसे मिल जाएंगे, मैं चली जाऊंगी इंशाल्लाह। आजा सर, आजा। सलाम शकूर अंकल। वालेकुम अस्सलाम। ये जरा सामान तो दे दें। बेटा ये 2000 से ऊपर का सामान है, पैसा लाई? शकूर भाई वो जैसे ही अब्बू के पैसे मिलेंगे ना तो चुका दूंगी। बेटा ये सुनते सुनते 4 महीने हो गए हैं और 3 महीने का राशन भी चढ़ा हुआ है, ना जाने तुम्हारे अब्बा के पैसे कब मिलेंगे। वो शकूर भाई अम्मा इद्दत में थी ना, जब भी देर हो गई, अब जल्दी मिल जाएंगे। तुम्हारे अब्बा ने 10-15 साल पुलिस में जाया ही की, वरना तुम्हारी ये हालत नहीं होती। देखो शकूर भाई अब्बा को कुछ नहीं बोलना। तू चुप कर। तेरी वजह से सामान दे रहा हूँ 1000 रुपए का, वो भी आखिरी बार। हमें भी पैसे दे के लाना होते हैं, मुफ्त में नहीं मिलता। समीना की वालदा की इद्दत खत्म होने के बाद उन्हें ये उम्मीद हुई कि शायद अब उनका मसला हल हो जाएगा और इस केस में कुछ तेजी आ जाएगी। पुलिस वालों ने भी इस केस को आगे फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन उनकी मुश्किलात हल होने की बजाय बढ़ती ही गई। देखो भाई फाइल तो आपकी पहुंच गई है, लेकिन अधूरी है। अधूरी? लेकिन आया साहब ने तो कहा था मुकम्मल रिपोर्ट भेजिए। नहीं नहीं, उनकी रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि उन्होंने तो कलीम अहमद साहब की बहुत तारीफ लिखी है। तो फिर मजीद और क्या चाहिए? आपकी अम्मी है ना ये? जी हाँ। लेकिन सबूत चाहिए। किस बात का सबूत? इस बात का कि आप ही कलीम अहमद साहब की बेवा हैं। अम्मी का शनाख्ती कार्ड मौजूद है। अच्छा, और निकाहनामे की कॉपी? निकाहनामा? हाँ देखो भाई हमें तो मालूम है, लेकिन कागज का भी पेट भरना होता है ना। अब अधूरी फाइल तो मैं आगे कर नहीं सकता, बेकार है। मम्मी आपके पास निकाहनामा मौजूद है? बेटा पुराने कागजात में से देखना पड़ेगा। और क्या चाहिए आप एक ही दफा बता दें। हाँ देखो मैं भी यही चाहता हूँ कि एक ही बार सारा काम मुकम्मल करके फाइल आगे बढ़ा। देखो भाई निकाहनामा तो हो गया, अब सारे बच्चों के शनाख्ती कार्ड या बेफाम और सबके बर्थ सर्टिफिकेट, कलीम अहमद साहब का डेथ सर्टिफिकेट। देखो भाई जितनी जल्दी हो सके सारे कागजात मुकम्मल करके मुझे ला दो। हर चीज का इंतजार करना पड़ता है, बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा। बाकी क्या? ओहो ये कागजात तो मुकम्मल करके ले आओ पहले, वो मैं बता दूंगा आपको। हाँ तो यही पता नहीं कहाँ चला गया। अल्लाह करे मिल जाए अम्मी, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे ये देख मिल गया। अम्मी वो मुझे आज फिर स्कूल से बाहर निकाल दिया। क्यों? टीचर कह रही थी कल फीस लेके आना वरना मत आना। उफ मेरे खुदा। ऐसा कर जल्दी से जाके अपनी खाला नसीम को बुला के। क्यों अम्मी? उनसे कुछ पैसे उधार ले लूंगी ताकि इसकी फीस तो जमा करा दे। मैं आपको याद नहीं है अब्बा क्या कहते थे?
ये वाला और ये वाला सवाल याद करना शुरू करो यहाँ से शुरू करो। ये शॉर्ट हो जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं है, शॉर्ट कर सकते हैं हम इसे। सुने, मैं सोच रही थी कि बाजी नसीम से कुछ पैसे उधार ले लूं, वरना आप किसी से पकड़ लो, पहले को वापस कर देंगे। हाँ अब्बा, खर्चा तो है ना। पूरे 8 दिन है तनख्वाह में, इकट्ठा सारी चीजें आ जाएंगी, पहले को वापस कर देंगे ना। नहीं नाहिद, हम सामान 8 दिन के बाद ही लेकर आएंगे, लेकिन उधार नहीं। ना मैं किसी से लूंगा और ना ही तुम किसी से लोगी। उधार लेने से इंसान की खुददारी मजरू होती है, उसको सर झुकाना पड़ता है। जैसे भी है हो जाएगा बस। हाँ, लेकिन अब तेरा बाप जिंदा नहीं है जो सारे बोझ खुद उठाएगा। हमारी मजबूरी है, हमारे पास पैसे नहीं है। मैं एक बात कहूँ? क्या बात है, बोल। तुम चले जहां तुम चले गई, कहा तुम चले जहां तुम चले गई। अपनी वो जो अब्बा ने। ये क्या कर रही हो भाई? संभाल के रख रही हूँ ना। अम्मी क्या छुपा रही हैं मुझसे? बेटा जेवर है तुम्हारी माँ का और तुमसे ही छुपा रही है। अरे खामखा, उसका जेवर है, उससे क्यों छुपाऊंगी? उसी के लिए तो संभाल के रख रही हूँ। बेटा तुम्हारी शादी के लिए अभी से जमा कर रही है, सारी उम्र तो खुद पहना नहीं, बस तुम्हारे लिए संभाल के रखती रही। भाई अम्मी, मैं नहीं पहनूंगी ये पुराना जेवर, मुझे तो नया चाहिए। अरे बेटा मैं इसको यही कहता हूँ कि पहन लिया कर भाई। मैं अपनी बेटी को नया बनवा के दूंगा, और वो भी इसकी पसंद का, फैशन वाला, समझी? हाँ हाँ, बनवा लेना, जब तुम्हारी लॉटरी निकले ना तो बनवा लेना। अभी मुझे अपना काम करने दो। भाई लॉटरी भी निकलेगी और मेरी बेटी की नसीब से निकलेगी इंशाल्लाह। क्यों बेटा? बेटा जेवर बार बार नहीं बनता, तो मैंने तेरी शादी के लिए रखा हुआ है। लेकिन बेटा ये कुछ दिन की परेशानी है, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, अगर सोना किलो भी घर में रखा हुआ हो ना और आटा ना हो तो पेट नहीं भरता। हमें अभी जरूरत है किसी और के आगे हाथ बनाने से तो बेहतर है ना। लेकिन बेटा ये कुछ दिन की परेशानी है, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी आपको अंदाजा नहीं है, अब्बा के पैसे इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। पता नहीं कब तक दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अरे बस 2-4 कागज तो और रहते, निकाहनामा तो मिल गया है ना, बस फिर किस बात की देर। डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, सब पे पैसे खर्च होते हैं अम्मी। हाँ देख, बात तो तेरी ठीक है। फिर अब्बा के पैसे मिल जाएंगे तो बनवा लेंगे। तेरा बाप जिंदा होता ना तो ये सब हमें नहीं देखना पड़ता आज। लेकिन अब तो बहाने से रहे।
अरे आइए आइए, आ गए आप लोग। हाँ इधर बैठो बैठो, इधर आ जाओ, बैठिए आराम से। भाई कागजात बनाने में काफी वक्त लगा दिया आपने, हमें कहती है तो हम जल्दी बनवा देते। हमें क्या पता आप ये काम भी करते। नहीं नहीं, हम नहीं करते, करवा देते, बस थोड़ी इसकी जरूरत पड़ती है। अब तो बन गए कागजात, अब आप ये बताएं कि कब तक पेंशन के पैसे मिल जाएंगे। अभी तो ये फाइल चलना शुरू होगी, पहले छोटे साहब के पास, फिर अकाउंट ऑफिसर के पास, फिर कहीं जाके बड़े साहब के पास। ये सब कब तक हो जाएगा? भाई ये तो आप पर है। क्या मतलब? पेंशन की अप्रूवल पर 50 का खर्चा है और जो नगद रकम मिलेगी उस पर 15%। क्या? आप ही की तो पोस्ट पे है वो भी, उसके घर में देखिए क्या कुछ नहीं है, बच्चे एक से एक अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा टीवी है, तो लोग खुद भी तो रिश्वत देते हैं। लोग समझते हैं कि सिर्फ रिश्वत लेने वाला ही गुनहगार होता है, हालांकि रिश्वत देने वाला बराबर का गुनहगार होता है, समझी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अब्बा। अगर लोग रिश्वत देना ही छोड़ दें तो लेने वाला रिश्वत लेगा किससे? बिल्कुल सही कहा तुमने। अल्लाह ताला करम फरमाए। अच्छा आप खाना खाएं, मैं पानी लेकर आती हूँ। जब सारे कागजात पूरे हैं तो फिर पैसे किस बात के? आप हमसे रिश्वत मांग रहे हैं? मेरे शौहर ने कभी किसी से रिश्वत नहीं ली। आप हम लोग अपने हक के लिए भी आपको रिश्वत दे? अरे ना ना ना, ये रिश्वत नहीं है, ये मेरी जेब में थोड़ी जाएगा, बस इस फाइल को चलाने के लिए जरूरी है। कहाँ से लाए हम इतने पैसे? नहीं है हमारे पास, और हम कुछ और भी क्यों दें? मैं ऊपर तक एप्लीकेशन दूंगी लेकिन रिश्वत नहीं दूंगी आपको। वक्त जाया करोगी अपना। ये लो, शौक पूरा कर लो, लेकिन याद रखना आना यहीं पड़ेगा, मेरे पास, मुश्ताक भाई के पास। अम्मी और बेटा, मुझे नहीं लगता मेरी जिंदगी में तुम्हारे बाप के वाजिबात मिल भी सकेंगे। क्या नहीं? अम्मी आप फिक्र मत करें, ये हमारा जायज हक है, हमें जरूर मिलेगा। बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल। मैं आखिरी हद तक जाऊंगी, देखिएगा आप, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेट जा। आखिर हुआ क्या? आपको पैसे मिले या नहीं? मिले तो नहीं है, लेकिन उम्मीद हो गई है। मैंने आईजी साहब और हुक्काम बाला को दरख्वास्त दी थी और आईओ साहब ने भी बहुत मदद की है, तो मैं पूरी उम्मीद हूँ। तो फिर आपकी गुजर औकात कैसे होती है? बस गुजारा हो जाता है। छोटे भाई की पढ़ाई छूट गई है और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। समीना, आपकी कहानी सुनकर मुझे एहसास हुआ कि जब घर का सरपरस्त ना रहे तो घर बर्बाद हो जाता है, लेकिन जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। आप हिम्मत और हौसले से काम रहें, यकीनन आपका मसला जरूर हल होगा। अब क्या करूँगी लेकर? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्यों, ऐसा क्या हुआ? वालिदा इंतजार नहीं कर सकी और 2 माह पहले उनका इंतकाल हो गया। उफ मेरे खुदाया, मुझे सुनकर बहुत 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 अफसोस हो रहा है।
नाजायज तरीके से नाजायज काम कराना निहायत आसान है, लेकिन जायज तरीके से जायज काम कराना निहायत मुश्किल। और ये वही जानता है जो उस कठिन रास्ते से गुजरा हो। वो एक कांटों की ऐसी सेज है जिस पे चलकर इंसान जख्मी ही हो सकता है। काश के कोई ऐसा दिन भी आए जब किसी जायज काम के लिए किसी को नाजायज मुतालबात का सामना ना करना पड़े। मेरे हुरूफ भी झूठे हैं, मेरे जज्बे भी, मेरी कहानी भी सारे जहान जैसी है। हवाएं रोज बुझाती हैं ख्वाहिशों के दिए, ये जिंदगी भी अंधेरे मकान जैसी है।